नमस्कार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को महज 8 दिन बाकी हैं। हवा का रुख भी कभी इधर तो कभी इधर बदल रहा है। हम भी हवा का रुख भांपने के लिए लगातार प्रदेश के उन दिग्गजों से मिल रहे हैं जो प्रदेश की सियासी नब्ज को बहुत शानदार तरीके से समझते हैं, जो पहचानते हैं कि नब्ज जब झटका देती है तो किधर देती है और नब्ज अगर नम्र होती है तो किसे फायदा होता है। आज हमारे साथ हैं ऐसे ही दिग्गज धर्मनारायण शर्मा। लगातार 40 सालों से पत्रकारिता से जुड़े धर्मनारायण शर्मा बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि प्रदेश की सियासी हवा कब, कैसे और किस तरह बहती है और कब, कैसे, किस तरह किसे लाभ मिलता है। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि चुनाव में इस बार क्या होने वाला है, विशेषकर अहिरवाल क्या करने वाला है। धर्मनारायण जी, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार। चुनाव में महज 8 दिन बाकी हैं। अब आपको क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है? देखिए, एक चीज़ तो साफ दिख रही है महेंद्र जी, सत्ता परिवर्तन तो होने जा रहा है जी। हरियाणा में 10 साल जो भाजपा ने राज किया, अब मुझे नहीं लगता कि भाजपा इस बार तीसरी बार सरकार बना पाएगी। हालांकि भाजपा के नेताओं ने जो रणनीति तैयार की है, व्यूह रचना जो उन्होंने तैयार की है, उनकी कोशिश ये है कि हम तीसरी बार फिर हरियाणा में भाजपा सरकार ले आए। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में या हम कहें कि सरकार पलटने की जो लोगों की मंशा है मतदाताओं की, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि इस बार मतदाताओं का मूड है एक बार फिर कांग्रेस को मौका देने का। हालांकि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस भी पूरी तरह अभी आश्वस्त है जी कि वो पूर्ण रूपेण सत्ता में आ जाएगी, क्योंकि उनके अंदर भी सिर फिटोवल, भीतरघात, ये सब तमाशा चल रहा है। लेकिन अंततः कांग्रेस का कार्यकर्ता इस बात को लेकर अकुलाहट रखे हुए है कि हमें इस बार सत्ता लेनी है और वो लगता है किसी हद तक सफल हो जाएंगे। धर्मनारायण जी, ऐसा संगठन है जिसका कोई जिला प्रधान नहीं, जिसका कोई ब्लॉक प्रधान नहीं, कोई प्रकोष्ठ भी नहीं है, कोई चिकित्सक प्रकोष्ठ या बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ या एडवोकेट प्रकोष्ठ या फिर SC दलित, तो ऐसे पार्टी का संगठन नहीं है, तो वो सत्ता में कैसे आ जाएंगे? देखिए महेंद्र जी, संगठन की बात ही नहीं है जी, यहाँ तो केवल लालसा है। अच्छा, एक मन में उबाल है, जी हर क्षेत्र में है, खासकर जाटलैंड में हम जिसको बोलते हैं हरियाणा का, या बांगर क्षेत्र है, उसमें कुछ ज़्यादा उतावलापन है वहाँ के मतदाताओं में। और मैं जब लोगों से बातचीत करता हूँ तो लगता भी है कि वो लोग तो बीजेपी को किसी भी सूरत में सत्ता में देखना नहीं चाहते, और इसीलिए किसान, पहलवान, जवान, ये मुद्दे उन लोगों ने केंद्र में लगा रखे हैं। और उस केंद्र में वो जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं आम जनमानस को जो उनसे प्रभावित है उनको असर भी दे रहे हैं, और वो कांग्रेस की तरफ रुझान बढ़ रहा है। एक ना कांग्रेस का एक बड़ा हथियार है बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी मिलना। युवाओं में उसका क्रेज भी दिखता है, तो वो कितना असरदार हो सकता है? नहीं, कांग्रेस नहीं, बीजेपी की हम बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। भाजपा के शासनकाल में ये जो सिफारिशों का दौर था ना, वो समाप्त हो गया। पहले हम लोग जो पत्रकारिता करते थे उस समय हम लोगों के पास भी बहुत से लोग आते थे। बीजेपी के पास एक बड़ा तुरपकाइका है, बिना पर्ची और बिना खर्ची की नौकरी मिलना, वो कितना कारगर होगा? देखिए, वो असरकारक तो है जी, और इसलिए भी है कि जिन लोगों के परिवार में कोई सिफारिश नहीं रही थी कभी भी जी, उनको नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात है, और खासकर गरीब तबके लोग। अभी कांग्रेस के राज को हम देखें या उससे पहले के राजों को देखें तो कार्यकर्ताओं को सुना जाता था। जी, तो जिसके पास सिफारिश होती थी वो पहले सिफारिश ढूंढता था, फिर कुछ पैसे भी ढूंढता धन का जुगाड़ भी करता था, जी, जी, और फिर उसको ये आशंका भी रहती थी कि पता नहीं मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग इस काम को अपने तरीके से कर जाते थे, और जिसको हम लोग कहते हैं, अभी 2 रोज पहले मोदी जी ने कहा कि दलाल, सत्ता में दलाल, वो कांग्रेस के राज में ज़्यादा हावी रहे। बीजेपी ने इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल किया, पारदर्शिता लाई, और उस पारदर्शिता के अंदर स्पष्ट तौर पर दिखाया कि अगर आप में योग्यता है तो फिर आप सरकार के पदों के लायक हैं, आप चुने जाएंगे। भाजपा में एक काम और भी किया, मनोहरलाल खट्टर को हटा करके नया सैनिक को ले आए, तो उसका कितना असर हो सकता है? जो सैनी समुदाय था, ऑलरेडी पंजाबी समुदाय उन्होंने देखा कि जुड़ा हुआ है भाजपा से, सैनी समुदाय जुड़ेगा, तो उसका कितना असर हो सकता है? देखिए, सैनी जो है ना, मूल रूप से इनेलो का कार्यकर्ता रहा है। जी, सैनी समुदाय पर
इनेलो की अच्छी पकड़ रही है, शुरू से रही है, देवीलाल के समय से रही है। जी इस प्रयोग को फिर दुष्यंत चौटाला ने अपनाने की चेष्टा की, बात नहीं बनी। जी बीजेपी ने इस नब्ज को पकड़ लिया, क्योंकि बीजेपी ने शुरू में जो राजनीति की वो जाट गैर जाट की। अब बीजेपी जाट वर्सेस ओबीसी इस फैक्टर को भुनाने का प्रयास कर रही है। लगता भी है कि जो आज एंटी इनकम्बेंसी को हम कम मान रहे हैं थोड़ा सा, तो वो उसका कारण भी ये पिछड़ा वर्ग है जिसमें भाजपा ने अपनी पैठ बनाई। हाँ, मेरा मानना है कि नायब सिंह सैनी को समय कम दिया। नायब सिंह सैनी को अगर जो आरएसएस की, जो मेरे सूत्र बताते हैं कि आरएसएस ने पिछले साल फरवरी में जब ये मीटिंग की थी और उसमें कहा था कि हरियाणा से नेतृत्व परिवर्तित कर दो, अगर शीर्ष नेतृत्व ने उस बात को ध्यान में रखा होता, वो खासकर तब जब प्रॉपर्टी आईडी का मामला चल रहा था और याशी कंपनी और ये सब परिवार पहचान पत्र ये सब उबाल पर थे, तो उस समय अगर ये नायब सिंह सैनी को लाते तो शायद ज़्यादा असरकारक होता आज के मुकाबले। लेकिन फिर भी नायब सिंह सैनी का चेहरा बहुत सॉफ्ट है और पिछड़ों में भी उसकी पकड़ हो रही है धीरे धीरे। और मैं तो इसलिए कहूँगा कि नारनौल में भारती सैनी महिला मोर्चे की जिलाध्यक्ष, उसको टिकट नहीं मिली, उम्मीद होगी, उसने निर्दलीय नामांकन किया और नायब सिंह सैनी ने आकर उसका नामांकन वापस करवाया, तो स्वाभाविक है सैनी समाज में उनकी पकड़ है। तो नायब सिंह सैनी को समय कम मिला, अगर थोड़ा और समय मिलता तो शायद भाजपा जो आज स्थिति को फेस कर रही है उससे बेहतर स्थिति में चुनाव के लिए तरफ, परिणाम की तरफ ले जाती। आप कांग्रेस को बता रहे हैं कि कांग्रेस का बेटर होगा, लेकिन कांग्रेस में जो आपसी क्लैश है, कुमारी शैलजा लगातार नाराज हैं, जो उनकी कम्युनिटी के वोट हैं वो प्रदेश में 21% के आसपास हैं, तो वो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है कांग्रेस को? देखिए, मैं मानकर चलता हूं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो जाट और एससी, दलित जिसको हम कहते हैं, उनको और ये जो बेरोजगारी, अग्निवीर, जवान, किसान, पहलवान, इस सारे मुद्दे को एकजुट कर ले तो उसके आधार पर ये सत्ता में आ सकती है। लेकिन इनके घर में कांग्रेस के बारे में एक चीज़ है, और खुद कांग्रेसी भी कहते हैं कि भाई कांग्रेस जो है ना, हारती है तो खुद से लड़कर हारती है, कोई इसको दूसरा हरा नहीं सकता। जी। और कांग्रेस में जो सिर फुटबॉल मैं देख रहा हूँ, मैं मानकर चल रहा था शुरू में कि कांग्रेस 65 से 70 तक जाएगी। अब मुझे लगता है इसमें भी 15 से 20% का कांग्रेस को नुकसान हो सकता है आज की तारीख में। और शैलजा को ले तो आए हैं लेकिन शैलजा इनके साथ उतने ही मन से लगी रहेगी जो 14 दिन का उसने 13 दिन का वनवास सहा, उसके बाद वो उसी मन से लगी रहेगी, इस पर मुझे संदेह है। नहीं, वो लगी ही नहीं है, क्योंकि वो केवल एक रैली में गई है, दूसरी रैली में वो पहुंची ही नहीं है। नहीं, उसका कारण भी है ना, शैलजा को एक चीज़ दिख रही है कि आज की तारीख में टिकट वितरण का मामला हो, प्रचार की कमान हो, जो कुछ भी हो, वो सब हुड्डा परिवार के हाथ में है, हुड्डा के हाथ में है। और हुड्डा के अलावा कांग्रेस हरियाणा में दिख भी नहीं रही, तो उनको लगता है कहीं ना कहीं शैलजा जैसे और जो कार्यकर्ता हैं जो हुड्डा से थोड़ा दीगर अपनी राय रखते हैं, उनको लगता है कि हरियाणा में अगर सत्ता आ भी गई तो पता नहीं हमें कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और वो जो नहीं मिलेगा ना, उसको दिमाग में रखकर वो लोग मन से नहीं लग रहे। तो अगर कांग्रेस नहीं आई तो आपसी सिर फुटबॉल के कारण नहीं आएगी। लेकिन एक चीज़ और है कि हुड्डा भी ये चाहेगा पूर्ण बहुमत से, यानी 2/3 बहुमत से कांग्रेस ना आए, क्योंकि भजन लाल का जो हश्र आप लोगों ने देखा होगा, वो जो भजन लाल का हश्र हुआ, यस, तो जो उस समय जो हश्र हुआ वो हाईकमान कहता है। और मैं मानकर चलता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो 2 यात्राएं राहुल ने की हैं, उसके बाद उसने देश की नब्ज पकड़ी है और सबसे ज़्यादा कांग्रेस की समझ उसमें विकसित हुई है। और उसको पता है कि अभी भी, मैं कांग्रेस के सीनियर नेता से बात कर रहा था तो मैंने उससे पूछा कि राहुल में कितना बदलाव देखते हैं आप, जो उनके नज़दीक रहते हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, तो उनका कहना था साहब उनको एक चीज़ समझ में आ गई है कि कांग्रेस में 30% स्लीपर सेल्स हैं जिनका मुकाबला अभी करना बाकी है। और राहुल को ये चीज़ इन लोगों को समझने में और इन लोगों को धीरे धीरे दरकिनार करने में भी थोड़ा समय लगेगा। तो हरियाणा में भी हुड्डा है तो प्रभावशाली है, और प्रभावशाली है तो मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में केंद्रीय हाईकमान अगर कम सीटें लेकर आए, 50, 52, 55 लेकर आए, तो हुड्डा के बिना सरकार की कल्पना कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। एक और फैक्टर है, आम आदमी पार्टी, इनेलो, जज्बा,
इनका क्या होने वाला है? सभी 90-90 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ लोग कैंडिडेट भाग गए हैं, किसी ने बसपा से गठबंधन कर लिया, किसी ने चंद्रशेखर से गठबंधन कर लिया, आम आदमी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन कर रही थी लेकिन बाद में 90 सीटों पर कैंडिडेट भरने का ऐलान कर दिया। इनके पास कुछ रहेगा? ये सब डूबती हुई पार्टियां हैं जी कुछ अपने कर्मों से डूब गई, जी कुछ को जनता ने डुबो दिया जी और अब ये लोग केवल हाथ मार रहे हैं, पानी में हैं। जी जिसको थोड़ा बहुत तैरना आएगा वो 2-4 सीट ले जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप भीम को यहाँ ले आओ, मायावती को ले आओ, क्योंकि अभी भी मैं जो बात कर रहा था कि दलित की बात करें तो दलित का रुझान अभी कांग्रेस की तरफ है। हाँ, इतना हो सकता है 20-30% ये उसमें से कुछ अपने हिस्से का ले जाएं, सीन लगा लें, लेकिन उससे कोई ज़्यादा कांग्रेस को भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रही है। जज्बा, विशेषकर जज्बा के बारे में चर्चा करेंगे। जज्बा 4.5 साल तक सरकार में हिस्सेदार थी, उप मुख्यमंत्री थे वो दुष्यंत चौटाला। अब उनकी क्या पोजीशन देखते हैं, क्योंकि वो 90 सीटों में से कोई सीट ऐसी नजर नहीं आती जहाँ वो फाइट करते नजर आ रहे हैं। हाँ, उनके बारे में तो ये है कि वो अपनी सीट भी उचाला से जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, इस प्रकार की चर्चाएं चलने लगी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जजपा कोई ज़्यादा इस बार उपलब्धि ले पाएगी। पिछली बार एक चीज़ और थी कि जो बीजेपी से जिनको टिकट नहीं मिली थी, कांग्रेस से जिनको टिकट नहीं मिली थी, उनको जजपा ने बुला बुला कर दिया था। इस बार जजपा के पास ऐसे बड़े चेहरे गए भी नहीं और उनको लगा कि बजाय किसी पार्टी, और वो जो 4.5 साल आपने कहा कि उसके अंदर अपनी छवि को भुना नहीं पाई हो, और जैसे ही वो सत्ता से बाहर हुई, ये अलग बात है कि वो कहते हैं कि हमने गठबंधन छोड़ दिया, कुछ कहते हैं उनको गठबंधन ने छोड़ दिया, लेकिन जब लगा कि इनके पास अब कुछ नहीं बचा है तो उनके अपने लोग छोड़ गए उनको। तो अब क्या बचा है जजपा के पास? मुझे नहीं लगता अभी जजपा के पास कुछ भी बचा है। हाँ, इनेलो मुझे लगता है 1 या 2 सीट तक कहीं ना कहीं करेगी, और वो भी उसका प्रभाव सिरसा क्षेत्र की तरफ ज़्यादा है। कुरुक्षेत्र में अभी नहीं कर पा रहे, जब लोकसभा लड़ा अभय चौटाला ने तो उसमें उतनी बढ़त नहीं मिल पाई जितनी वो सोच कर चल रहे थे। तो सिरसा में 2 सीटें वो निकाल सकते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ना हमने एक नया फैक्टर देखा। पहले जाट नॉन जाट की राजनीति है, लेकिन एक रूरल और अर्बन की राजनीति हुई। आप अगर देखोगे कि अर्बन एरियाज में भाजपा ने खासा अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन रूरल एरियाज में कांग्रेस का प्रदर्शन बेटर रहा। तो उसमें अगर अर्बन एरियाज में भी भाजपा अब भी अच्छा प्रदर्शन करती है तो 32-34 सीटें तो अर्बन एरियाज की हैं सीधी। देखो, 2 चीज़ें हैं। भारतीय जनता पार्टी 1980 में जब बनी थी, मुंबई के अंदर समता नगर में इसका स्थापना हुआ था, तब से लेकर अब तक भाजपा में बहुत परिवर्तन हुआ है। इसे ब्राह्मण बनियों की पार्टी कहते थे। शहरी पार्टी का ठप्पा इस पर तब भी था, इस पर अब भी है। लेकिन इसने काम किया, इसने अपनी इमेज को ब्राह्मण बनियों से अलग करके पिछड़ी जातियों में स्थापित किया। भले ही वो कुछ लोगों को मार्गदर्शक मंडल में बैठा दिया हो प्लानिंग के तहत, और ये मान लिया गया हो कि आदर्शवाद का सहारा लेकर एक वोट के भरोसे हम सरकार छोड़कर चले जाएं। अब वो नहीं है। अब चाणक्य नीति से हम लोग साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हुए हम लोग सत्ता में रहेंगे। सत्ता में रहेंगे तो जो 1980 में इन लोगों ने 370 का नारा दिया था, राम मंदिर तब की बात चल रही थी, वो ये कभी पूरी नहीं कर पाते। तो अटल अडवाणी का युग तो बीजेपी के पास है नहीं, और कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब मोदी और शाह की जो जोड़ी है वो जोड़ तोड़ की जोड़ी है। बहुत सीधे स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ। अब इनको पता है कि ये इनके इन प्रकार सत्ता लोगे आपके पास पकड़ मजबूत होगी। पकड़ मजबूत होगी तो जो आपके मोटिव्स हैं आप उनको पूरा करते चले जाओगे। तो अब ब्राह्मण बनियों की पार्टी नहीं है बीजेपी, शहरी से भी ग्रामीण क्षेत्र की तरफ जा रही है। वर्ष 2000 के अंदर हरियाणा में भाजपा को चलो गांव की ओर का एक नारा दिया गया था, और हम 24 में बात कर रहे हैं। तो आप देखिए कि बूथ स्तर पर इनके पास कोई आदमी नहीं होता था, इनका कोई थैला पकड़ने वाला नहीं होता था। रामविलास शर्मा जब 1991 का चुनाव लड़ रहे थे प्रदेश अध्यक्ष होकर, तो उस समय कृष्णलाल शर्मा हरियाणा के प्रभारी होते थे। तो मैं किसी काम से दिल्ली गया था, तो उस समय मेरी मुलाकात कृष्णलाल जी से हुई, पंजाब से थे। तो मैंने उनको कहा था, सर हरियाणा में आप नहीं आ रहे हैं, आपका प्रदेश अध्यक्ष नहीं जीत रहा है। तो उनका कहना था हमें हरियाणा भी चाहिए नहीं। अच्छा। हालांकि वो स्वर्ग में है, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके शब्द थे कि हरियाणा हमें नहीं चाहिए, हमें यूपी चाहिए। अच्छा। और उस साल उन्होंने यूपी में सरकार बनाई। शत्रुघ्न सिन्हा और सब जो लोग उस समय पार्टी से जुड़े थे, हेमा मालिनी जुड़ी थी, और वो यूपी में सरकार बनाने सफल रहे। तो वो एक प्लानिंग के तहत काम करते हैं, और उसके लिए ये नहीं है कि उनको तत्काल कुछ बना कर देना है। छत्रपति शिवाजी की तरह ये नहीं है कि भाई आपने गढ़ जीतने हैं तो जीतने हैं। उन्होंने योजना बनाई है, गुरिल्ला युद्ध लड़ा,
और गढ़ जीते। तो बीजेपी ने भी एक लंबे समय की प्लानिंग के तहत ये सब काम किया और सफल रही बीजेपी। तो मुझे लगता है कि जो मुद्दा आपने रखा कि क्या ग्रामीण क्षेत्र में बीजेपी की पकड़ है, तो मेरा मानना है कि हाँ, बीजेपी उतना नहीं है जितना कांग्रेस है, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, आपका पूरा आंकलन, आप पूरी तरह नब्ज को समझते हैं, आपको पता है कि हरियाणा में क्या होने वाला है। अगर मैं काउंटिंग पे जाऊं, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस भाजपा कहाँ खड़ी है, कितनी कितनी सीटों पर? देखो, मैं अभी बात कर रहा था कि कांग्रेस में अगर ये सिर्फ फुटओवर नहीं हुई और अभी 8 दिन आपने कहा शुरुआत में, इन 8 दिनों में ये सब लोग एकजुट हो गए जिसकी संभावना कम है, तो ये लोग 60 और 65 के बीच जाएंगे। अच्छा। अन्यथा ये 50, 52, 55 तक रहेंगे। इससे ऊपर मुझे नहीं लगता कोई। 8 आप 52-55 वो हुड्डा वाला कंसेप्ट दे रहे हैं कि पूरा बहुमत ना मिले तो वो सीएम बनेंगे? नहीं। अच्छा, उसमें एक चीज है जी, बीजेपी का राज जा रहा है और कांग्रेस का आ रहा है। ये पूरे हरियाणा में इस समय एक लहर चली है, वेव चली है। 8 दिन में क्या उठापटक होगी आई डोंट नो, लेकिन इतना चीजें जब आ रहा है राज, तो फिर बहुत से लोग ये हैं कि थोड़ा सा और जोर लगा लो, फ्लोटर वोट होता है, उसको वो अपनी तरफ आकर्षित करने में प्रयास करेंगे। और चुनाव की जो अंतिम रातें होती हैं 1-2, जिसको हम कत्ल की रात भी बोलते हैं, तो फिर उसमें अपने तरीके से, अपने प्रकार से कत्ल भी करे जाएंगे, है ना। तो मुझे लगता है कि फिर कांग्रेस आगे बढ़ेगी। लेकिन अभी आप जो बात कह रहे हैं वो बात सत्य है कि कांग्रेस के पास एक बहाव है, टिकाव नहीं है। टिकाव बीजेपी के पास है। बीजेपी का अभी कार्यकर्ता, हालांकि उठा नहीं है जो मैं देख रहा हूँ, और आरएसएस ने भी जो प्रयास किया, अभी पिछले सप्ताह भी पानीपत बैठक हुई, 1 महीने पहले फरीदाबाद में भी जो बैठक हुई, संघ के सह संचालक जी आए थे, अरुण जी और गोपाल कृष्ण जी, उन्होंने जो इनको प्लान दिया हुआ है, अगर बीजेपी उस प्लान को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर जाती है, तो मुझे लगता है बीजेपी भी 25 और 30 तक तो पहुंचने की चेष्टा करेगी। हालांकि बीजेपी के एक रणनीतिकार का जो मेरी उससे बात हुई, उसका कहना है जी, हमने जो सीटों का वितरण किया है, हम मानकर चल रहे हैं हम हरियाणा में 40 सीटें ले जाएंगे, और इसलिए वो कहते हैं कि हम तीसरी बार सरकार लाएंगे। यानी पिछली बार भी हम 40 पर थे, जोड़ तोड़ होता है, निर्दलीयों को जोड़ना। और अगर इनेलो, मैं बात जो कर रहा था, 2-3 सीटें लाएगी, तो इनेलो के साथ एक फैक्टर है, इनेलो कांग्रेस के साथ नहीं जाएगा। अगर ऐसी स्थिति बनती है अभय चौटाला की, तो अभय चौटाला फिर बीजेपी के साथ जाने की चेष्टा करेगा, क्योंकि जब भतीजा मलाई खा गया तो चाचा पीछे क्यों रहेगा, मक्खन तो उसके हिस्से में आना चाहिए। ठीक है, ये भी है। ये थे धर्मनारायण शर्मा, जो बता रहे थे कि प्रदेश में सियासी बहार कैसी चल रही है और किसे क्या मिलने वाला है। इनका आकलन है कि कांग्रेस सत्ता में आ सकती है, लेकिन अभी समय बाकी है। अगला प्रोग्राम नई जगह पर होगा, नए दिग्गज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।